नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, हाउस द जैश डेड सर, क्योंकि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान यही कह रहा है और 44 जवानों की शहादत का बदला हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की सेना ने, फौज ने, इंडियन एयरफोर्स ने लिया है और सीधे तौर पर पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान जो लगातार अपने आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला और उसके ठीक 12 दिन के बाद एक एक दिन अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी, एक एक दिन अलग अलग तरह की कार्रवाई, एक एक दिन अलग अलग तरह के कदम उठते रहे हिंदुस्तान की तरफ से। स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान की तरफ से तैयार की जाती रही। कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की ओर भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आया, कूटनीतिक तौर पर दबाव बनाता हुआ नजर आया। यहां तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कह दिया हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था फौज को, सेना को, कि आपको पूरी छूट है, आप जैसे चाहिए वैसे जवाब दीजिए, समय तय कीजिए, जगह तय कीजिए और स्वरूप तय कीजिए। और भारत की फौज ने वो कर दिखाया। प्रधानमंत्री का बयान हम सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री के बयान को भी सुनिए और उस कविता को भी सुनिए जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। इस अटैक में भारत की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है उसमें कई नई बातें हैं, क्योंकि 1971 के बाद हिंदुस्तान ने पहली बार पाकिस्तान में अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया है और वायुसेना ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें, उसकी दर्द, उसकी टीस पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही है। एक बार हम आपको इस पूरी रिपोर्ट को दिखाना चाहते हैं कि 12 दिनों तक हिंदुस्तान ने जिस संयम का परिचय दिया, उसके बाद हिंदुस्तान ने जो अटैक किया साबित कर दिया, अगर छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे। पीओके में घुसकर भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम की बारिश, वायुसेना ने बरसाया 1000 किलो बम, पाकिस्तानी संसद में गूंजी पीओके धमाके की गूंज। भारत में ना होली है ना दिवाली, लेकिन जश्न उससे भी धमाकेदार, और ये होना भी चाहिए। हमें गर्व है हमारे देश पर, हमें गर्व है हमारी ताकतवर सेना पर, जो सिर्फ शौर्य नहीं मानवीय पहल के लिए भी जानी जाती है।
हिंदुस्तान पर किसी ने बुरी नजर डालने की कोशिश की तो वो हाल होगा कि कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता। ये न्यू इंडिया है, कार्रवाई करना भी जानता है और इसे अंजाम तक पहुंचाना भी जानता है। पाक में पनप रहे आतंकी संगठन जैश ने भी भारत को छेड़ने की कोशिश की थी। उसी का अंजाम है कि पाकिस्तान अब सदमे में है। पीओ के धमाके की गूंज पाकिस्तानी संसद तक पहुंची, जहां इमरान खान के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। चाहे बाढ़ आए या तूफान, अगर हिंदुस्तान ठान लेता है तो अच्छे की खाट खड़ी करना जानता है। ये भारत शेर है, जगाओगे तो पछताओगे। वायुसेना ने ऐसा काम किया जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कोने कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, वाह इंडिया वाह। जैश ने भारत में करीब 200 किलो आरडीएक्स से हमला किया था, जिसमें हमारे 44 जवानों ने शहादत दी। लेकिन भारत ने पीओके में घुसकर पूरे 1000 किलो बम की बारिश कर दी। यानी पाकिस्तान को दिखा दिया, बच के रहना वरना मारे जाओगे। वायुसेना के जवानों ने मिराज विमानों से की बमबारी में जैश के ठिकानों को ठिकाने लगा दिया। मिराज की मार से 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर तो है ही, लेकिन गर्व की बात यह है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर भी मार गिराया गया। हवाई हमले का पूरा प्लान 15 फरवरी वायुसेना प्रमुख ने हमले का प्रस्ताव रखा। 16 से 20 फरवरी वायुसेना थल सेना ने ड्रोन से एनओसी का सर्विलांस किया। 20 फरवरी वायुसेना इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ टारगेट फाइनल। 21 फरवरी एनएसएजी डोभाल के सामने हमले के विकल्प रखे गए। 22 फरवरी वायुसेना के 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्स, 1 स्क्वाड्रन टाइगर तैयार। 22 फरवरी 2 मिराज स्क्वाड्रन के 12 लड़ाकू विमान हुए फाइनल। 24 फरवरी बठिंडा और आगरा में ट्रायल हुआ। 26 फरवरी फुल तैयारी के साथ हवाई हमला हुआ, जैश के ठिकाने ध्वस्त। 14 फरवरी के बाद देश के हर नागरिक की आंखों में बदले की आग थी, जिसे कहीं ना कहीं ठंडक जरूर मिली होगी। पुलवामा हमले में किसी के भाई तो किसी के बेटे ने अपनी शहादत दी, उनके दिल को भी शांति मिली है। शहीदों के परिजनों ने भारत सरकार और सेना का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें अपने देश की सेना पर पूरा भरोसा है। हिंदुस्तान ने कहीं ना कहीं से साबित कर दिया है कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, चीन भी कह रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त संयम रखे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधि तेज हो गई है। हर मुल्क इस मसले पर अपने तरीके से सोच विचार कर ही रिएक्ट करना चाहता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है। न सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक बाजार है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर रमनजीत अहलूवालिया सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर रमनजीत अहलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। सतबीर सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले रमनजीत अहलूवालिया सर, आपका पहला रिएक्शन। पहला रिएक्शन, ये जो काबिलियत है हिंदुस्तान में शुरू से थी, कोई नई काबिलियत नहीं हमने इख्तियार की है। पॉलिटिकल विल नहीं थी जो मौजूदा सरकार ने अभी दिखाई है। तो अगर पॉलिटिकल विल है तो ऐसी कार्रवाई करने की क्षमता हमारे में है और हम कर सकते हैं। जी, मुंह तोड़ जवाब दिया है जी, रिस्क लिया है प्रधानमंत्री ने कि जब आप ऐसी डिसीजन लेते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। मिशन सक्सेसफुल हुई है, जरूरी नहीं था, कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस होएगी। एयरक्राफ्ट चैलेंज भी किए जा सकते थे, एयरक्राफ्ट का लॉस भी हो सकता था जी, कुछ भी हो सकता था। तो बड़ा भारी रिस्क है जो प्रधानमंत्री ने लिया है और वायुसेना चीफ, स्थल सेना चीफ को खुली आजादी दी है कि आप डिसाइड कीजिए कौन सा एक्शन देश के हित में उचित होगा जी। तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है जो सेनाओं ने, स्थल सेना, वायुसेना ने मिलके वर्कआउट किया है, टारगेट चुना है। और जैसे आपकी रिपोर्ट में
बड़ा स्पष्ट बताया गया है कैसे तैयारी की गई और कैसे एग्जीक्यूट किया गया। बिल्कुल जी। और टीसी राव सर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सतबीर सिंह सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सतबीर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं एक प्राउड मोमेंट कहूं इसे पूरे हिंदुस्तानी के लिए। हाँ जी, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारी फौज के लिए, हमारी एयरफोर्स के लिए एक फख्र का दिन है। और जो हमारा पूरा देश पिछले 12 दिन से तड़प रहा था जी कि पाकिस्तान जिसने बुरी नजर टेररिस्ट के थ्रू हमारे देश पे की और हमारे 40 जवानों को शहीद किया, उनको जो वायदे के मुताबिक ये शुरुआत है बदले की। मेरा ये कहना है कि ये शुरुआत है, और अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे पास, हिंदुस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है, टेक्निकल, फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एथिकल, स्पिरिचुअल एज वेल एज हमारी सोसाइटल, हम सब इकट्ठे हैं और देश की सरकार और फौजें मिलकर ये एक बहुत आला एयरफोर्स ने प्रदर्शन किया है। इनके पास जो भी हथियार लेके गए और जो भी पायलट्स गए, हम सलाम करते हैं अपने वॉरियर्स के ऊपर, एयर वॉरियर्स के ऊपर, और पाकिस्तान को चेतावनी सख्त से सख्त कि अगर आपने अपनी हरकतें बंद नहीं करी तो आपको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी। ये टेररिस्ट अटैक थे, और मेरा ख्याल नहीं कि अभी तक पाकिस्तान के पास कोई कॉल लॉजिक है कि वो इसके ऊपर अपने मिलिटरीली या देश की तौर से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि जैश-ए मोहम्मद को एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ग्रुप है, जो कि पाकिस्तान भी कहता है कि हम भी आतंकवाद से तंग हैं। अगर वो तंग है तो अभी उनका खात्मा हुआ जो वो नहीं कर पाए जी। तो ये एक भारत ने उनके लिए एक सहूलियत कर दी है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये जो एयरफोर्स का सोच और देश की सरकार की सोच और सभी देशवासियों का साथ, और ये इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल, टैक्टिकल, मॉरल और फिजिकल एक्शन जो किया है, हम अपनी फौज को दाद देते हैं और पूरे देशवासियों को इसकी श्लाघा करते हुए इन वॉरियर्स को शाबाश देना चाहिए। और देश की सरकार ने फैसला लिया, एक्सीलेंट, और फौज ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल सर मैं लौट रहा हूं। टीसी राव सर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राव सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग इससे पहले भी चर्चा करते रहे कि आखिर किस तरीके से और कब तक हिंदुस्तान रिटेलिएट करेगा। हिंदुस्तान ने कार्रवाई भी की, मुंहतोड़ जवाब भी दिया, लेकिन मैं एक चीज जो आपसे समझना चाहता हूं, इंटेलिजेंस की एक एक जानकारी कितनी महत्वपूर्ण रही होगी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सर, आज हमारे पास में सैटेलाइट के थ्रू जी सर्विलेंस सिस्टम इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारी इंटेलिजेंस जी, तीनों का ये टाइम कहाँ पे उनके कैंप अभी बताइए, कहाँ उनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन का काम है, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। खुद कि तुम अपने तरीके से हैंडल करो। इसके बाद में आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफों ने टैक्टिक्स अपनी तैयार की कि कब अटैक करना है, कितने एयरक्राफ्ट जाएंगे, कितना हमने ले जाएंगे, इसके आगे हाथ आएगा तो ये कोई ऑन हो गया सेटिंग इसकी। गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक डिसीजन बहुत एक्सीलेंट था, एग्जीक्यूशन डिफेंस फोर्सेज ने किया बहुत एक्सीलेंट था। अब पाकिस्तान के पास में एक ही ऑप्शन रह गया है कि वो जल्द से जल्द इस दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को बताएं कि हमने हाफिज सईद को, अजहर मसूद को अरेस्ट कर लिया है, जेल में डालें, उसके ऊपर पूरे चैनल मीडिया को दिखाएं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको ट्राई करें, उनको फांसी की सजा सुना करके उनको एग्जीक्यूट करें। ये ऑप्शन बच गई है पाकिस्तान के पास में अपने देश को बचाने के लिए। अब हमारी सरकार ने ऑर्डर दे रखा डिफेंस फोर्सेस को, नेवल हमारी जो पावर है आज उससे कई गुना भारी है।
हमारी मिलिट्री, इंडियन आर्मी, जिसमें एयर डिफेंस, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इंजीनियर, सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनसे बहुत ज्यादा हम कंपेरेटिवली न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिलिट्रीली हमारे पास ट्रेनिंग हमारे जवानों की जो है वो, हमने सील कमांडो जो थे अमेरिकन, ओसामा बिन लादेन को पिक करके ले गए थे, उनको ट्रेनिंग भी हमने दी थी। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान अगर चाहेगा, हो सकता है नेक्स्ट 3 डेज में हमारी आर्मी एयरफोर्स स्ट्राइक करेगी और उन ठिकानों पे करेगी जहां वो रह रहे हैं अभी, और उनको वहां से उठा कर भी हमारे कमांडोज, पैरा कमांडोज हमारी इतने स्ट्रॉन्ग है, उनको उठाकर नरेंद्र मोदी जी को हैंड ओवर कर देंगे। लो मोदी जी, आप इनको जो सजा देनी दो। ये होने वाला है। अगर पाकिस्तान नहीं कर पाया उनके खिलाफ, तो हमारे हिंदुस्तान मिलिट्री करेगी, ये मुझे लग रहा है। और मैं एक बार फिर एयर चीफ को मुबारकबाद दूंगा। पूरे देशवासी, पूर्व सैनिक खासकर आज बहुत खुश है कि हमारे इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने हमारे। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल जा रहे थे वो कुछ देर पहले, क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। मराठी में गीता के ज्ञान को सामान्य मानवी तक पहुंचाया और गुजराती में भी इसका अनुवाद कराया। इसी गुजराती अनुवाद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जेल में पढ़ा और इससे गांधी जी को भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी को लिखने में बहुत अधिक मदद मिली। इस रचना के माध्यम से गांधी जी ने गीता का एक और पक्ष दुनिया के सामने रखा। जी, प्रधानमंत्री गीता का इस वक्त जिक्र यहां पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतुष्टि जरूर देखने को मिल रही है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतबीर सिंह साहब, प्रधानमंत्री चाहे आज राजस्थान में रहे हो, चुरू में, वहां पर भी उनके चेहरे पर एक संतोष देखने को मिल रहा था। इस वक्त भी इस्कॉन टेम्पल जब पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, वहां भी उनके चेहरे पर एक सुकून देखने को मिल रहा है। हाँ, ये देश के प्रधानमंत्री जी है। अगर उनके देश की फौजों ने एक आउटस्टैंडिंग ऑपरेशन किया है, ये उनके लिए और पूरी सरकार के लिए, पूरे देश के लिए, सभी पार्टीज के लिए, हम सब पूर्व सैनिकों के लिए और सर्विंग फौज के लिए फख्र का दिन है। तो ये स्वाभाविक है, ये शांति वांति तो नहीं है। अभी तो हम रिस्पॉन्स देखेंगे कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्स करता है और उसके मुताबिक हम अपने एक्शंस को जारी रखेंगे। ये मेरी सोच है और उम्मीद है। हिंदुस्तान ने भी अपनी तैयारी कर दी है और पाकिस्तान भी, कल एक विशेष संसद का सत्र भी पाकिस्तान की तरफ से बुलाया गया है, जहां पर उनके वजीर आजम इमरान खान संसद में अपना एक स्टेटमेंट रखेंगे। सबकी नजर भी उसके ऊपर होगी। एक छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुक रहे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पाकिस्तान क्या कर सकता है इस वक्त, क्या कदम उठा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। और लगातार हम बात कर रहे हैं भारतीय जवानों की, भारत की सरकार की, जिन्होंने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और उसके बाद एक बड़ा एक्शन प्लान जिनको अंजाम तक पहुंचाया गया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल HK बसोया सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन सर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर अमनजीत अहलूवालिया सर भी हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत इस बार धन्यवाद HK बसोया सर आपसे करना चाहूंगा। इस पूरे एक्शन प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया होगा सर? सबसे पहले जो ख्याल रखा गया होगा, पूरी जो इंटेलिजेंस कहाँ उनकी लोकेशंस हैं, ये अमूमन पता होती हैं हमें, क्योंकि ऑपरेशंस हमारे सोर्सेज हैं और नॉर्मल जो डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स वगैरह है, इससे हमें पता रहती है। बाकी जो भी उधर से उग्रवादी हमने यहाँ पकड़े होते हैं, उनके इंटेरोगेशन से वो पूरा चार्ट बन जाता है, कौन कहाँ है, कैसे है, किस हिसाब से आ रहे हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारा आर्मी का और इंटेलिजेंस फोर्सेस का जो इंटेलिजेंस
एजेंसीज हैं, उनका काम है ये सब कुछ जुटाना, ये हमें होती है हमारे पास। जी दिनेश नयन सर, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो चूंकि इस घटना को 12 दिन बीत चुके थे, क्या पाकिस्तान ने अपनी चौकसी बरतने में थोड़ी सी नाकामी दिखाई, ढीलापन दिखाया, या फिर हिंदुस्तान ज्यादा मुस्तैद नजर आया आपको? सुमन जी, मैं इस बात को आपको ऐसे रखना चाहूंगा जी कि 14 तारीख को जब हमारे जवानों की शहादत हुई जी, उसके बाद में पाकिस्तान को यह तो पता था कि 100% है, कोई ना कोई एक्शन तो होगा जी। उसके बाद इन लोगों ने अपना एलओसी के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जी, जितने भी गांव थे उन्हें खाली कराना शुरू कर दिया। उसके अंदर अपने सैनिकों की मौजूदगी ज्यादा कर दी जी। जो इनके फॉरवर्ड के जो हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटलों के अंदर बेड एक्स्ट्रा लगाने शुरू कर दिए। इनका इरादा था कि शायद इनको ऐसा आइडिया था कि हम लोग जो है वो सिर्फ एलओसी के ऊपर अटैक करेंगे और आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? 14 तारीख को हमारे ऊपर अटैक आया, 15 तारीख को एनएसए और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तीनों चीफ की मीटिंग हुई जी। इसके अंदर तीनों चीफ को अपना अपना रिप्रेजेंटेशन देने को बोला गया कि आप लोग कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला ले सकते हैं। 15 तारीख को के बाद 16 तारीख को जो हमारे एयरफोर्स के चीफ है उनके एक्शन प्लान को एग्री किया जी। एयरफोर्स चीफ ने 10 दिन का समय मांगा जी। और 10 दिन के समय के दौरान 18 तारीख को बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पांच जो है टारगेट डिसाइड किए गए, जिसमें से 3 टारगेट बाद में फाइनल किए गए जी। पहला बालकोट, दूसरा मुजफ्फराबाद और तीसरा था आपका चकोटी जी। यह डिसाइड किया गया कि हम मुजफ्फराबाद के थ्रू अटैक करेंगे जी। लेकिन उस समय पे जो आर्मी थी उसको यह बताया गया कि आप एलओसी के ऊपर बहुत हैवी बम्बार्डमेंट करोगे जी। नेवी को बताया गया और नेवी ने जाके पोजीशन ले ली अरेबियन सी में अपनी सबमरीन के साथ में, कराची के आसपास डेकॉय बन के, कि जैसे कि अटैक शायद नेवी की तरफ से आएगा जी। तो दुश्मन को पूरा कंफ्यूज किया गया। इस पूरे अटैक की जो प्लानिंग की गई और जो इस पूरे अटैक की रिहर्सल की गई, उसमें आगरा और ग्वालियर इन 2 जगह के एयर बेसिस को इस्तेमाल किया गया जी। कल रात 1 बजे IL-78 आगरा से टेक ऑफ करता है जी। उसके साथ साथ EW जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो ग्वालियर से टेक ऑफ करता है जी। बाकी हलवारा से और ग्वालियर से और आगरा से हमारे मिग जो अपने मिराज 2000 है जी, वो टेक ऑफ करते हैं और रास्ते में एयर फिलिंग करते हुए ये मुजफ्फराबाद के इलाके में अंदर घुसते हैं जी। लगभग टाइम 3:30 के आसपास 3:45 के ऊपर बालाकोट के अंदर जो जैश ए मोहम्मद अजहर का जो कैंप है, मेन कैंप था 14 एकड़ का, उसके ऊपर पहली बम्बार्डमेंट होती है और ये जो बम्बार्डमेंट है वो 3:45 से लेकर 3:53 तक चलती है। इसके बाद मुजफ्फराबाद के अंदर जहां पे कि अल्फा 3 इनका कंट्रोल रूम भी था जी, वहां पे 3:48 पे से लेके और 3:55 तक बम्बार्डमेंट होती है। इसका मतलब ये 6 के ग्रुप में 2 ग्रुप थे, 6 एयरक्राफ्ट एक ग्रुप में और 6 एयरक्राफ्ट दूसरे ग्रुप में। और वापस लौटते वक्त ये लोग चकोटी के जो लॉन्च पैड है उस पर अटैक करते हुए वापस सही सलामत देश के अंदर आ जाते हैं। पूरा का पूरा जो हमला इस प्रकार से किया गया जी। बीच में पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट F-16 एयरबोर्न हुए
लेकिन मिराज 2000 को 12 की संख्या में देख के जी स्क्रम्बल होके भाग गए। और ये दर्शाता है कि हमारे पायलट्स, मशीन नहीं, हमारे पायलट्स कितने ट्रेंड हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मिराज 2000 ही क्यों चूज किया गया। मिराज 2000 एक तो लो लेवल की फ्लाइंग कर सकता है, और ये लो लेवल की फ्लाइंग करने से रडार में आना मुश्किल होता है। बिल्कुल। दूसरा, ये एयरक्राफ्ट डीप टेरिटरी में जाके अटैक कर सकता है और वापस आ सकता है। इसके साथ साथ आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये सिरसा है, सिरसा एयरबेस से सुकोई 30 एयरक्राफ्ट जो हमारे कारगिल के टाइम पे हमने एक्वायर किए थे और जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में बन भी रहे हैं, ये सुकोई 30 इन मिराज 2000 की रक्षा के लिए एयरबोर्न हो चुके थे और बिल्कुल एलओसी के साथ साथ चल रहे थे कि अगर दुश्मन पीछे से भाग करके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो सुकोई 30 जो है उसकी खबर लेगा। मेरा एक ही कहना है पाकिस्तान के लिए, हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, हमने अटैक किया है टेररिस्ट कैंप के ऊपर। जिस टेररिस्ट कैंप पे आप अपने आप को नाकाम समझते हैं, हमने उन टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया। आप कहते हैं कि टेररिस्ट से हम लोग भी परेशान हैं, तो आपको भारत का धन्यवाद करना चाहिए जी। बिल्कुल, हमने आपके आदि समस्या हमने आपके जो पॉइंट्स आपने रखे हैं वाकई बहुत ही दिलचस्प एक पहलू भी है। आपके पास मैं लौटता हूं। ब्रिगेडियर रमनजीत अहलूवालिया सर के पास भी एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अहलूवालिया सर, सवाल आपसे मेरा ये है कि झांसे में रखना पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से, अलग अलग कुछ स्टेप्स इन 12 दिनों में ऐसे उठे जो पाकिस्तान को लगा कि वायु से शायद ही, एयर रूट से शायद ही अटैक हो, एयरफोर्स शायद ही अटैक करे। अटैक अगर हो तो जिस तरीके से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था और कमांडोज के जरिए उस अटैक को इंप्लीमेंट किया गया था, क्या पाकिस्तान यही सोच रहा था कि एलओसी में अगर घुसेंगे भी तो वो भी जो थल सेना है अपनी, जो आर्मी है, उनके कमांडोज इस एक्टिविटी को अंजाम देंगे? क्या ये एक सोच रही होगी पाकिस्तान की, तभी उन्होंने अपने वहां जो सुरक्षा है वो एलओसी पर काफी बढ़ा दी थी? सुमन जी, 2-3 पॉइंट हैं। पहली बात तो कर्नल साहब ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है, सब दर्शकों को समझा दिया है जी कि टैक्टिकल प्लान कैसे इवॉल्व किया गया। अभी हमें थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल भारतवर्ष चाहता क्या है जी, हमारी इच्छा क्या है। अगर हमने हमला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत अच्छा काम किया, कोई शक नहीं है, इसकी कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि इस हमले से जेएनके की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मेरा विचार थोड़ा अलग है। ये जो है जेएनके की समस्या सॉल्व करने का केवल एक रास्ता नहीं है। हमारी जो समस्या है जेएनके को सॉल्व करने के लिए ये एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए हमें। अगर आप पंजाब का देखें, जब पंजाब में आतंकवाद बढ़ गया था तो ये रुबेरो ने नहीं सॉल्व किया था, ये बेअंत सिंह जो चीफ मिनिस्टर था उसने हल निकाला था। यानी कि जम्मू कश्मीर की समस्या को भी अगर शॉर्ट आउट करना है तो वहां पे भी एक पॉलिटिकल विल दिखाने की जरूरत है, तभी जम्मू कश्मीर का बिल्कुल है। बहुत अच्छा दिखाया गया है, भारत ने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है, लेकिन हमें अपने घर को भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और उनको कैसे ठीक किया जाए। कह लीजिए सर, या ये कह लीजिए कि हमें अपने आस्तीन में छुपे उन सांपों को भी पहचानना होगा जो हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, वहां का गाते हैं, उन लोगों को भी हमें सबक सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल सही सुमन जी, जब तक हम इन लोगों को जड़ से नहीं निकालेंगे हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी। अगर हमने 200 टेररिस्ट मारे हैं तो 200 और तैयार बैठे हैं ये काम करने के लिए। अगर हम
ठीक है सर। सर मैं एक सेकंड आपके पास लौट रहा हूं, तो दूसरा आ जाएगा उधर। बसोया सर का एक बार रोक कर लेते हैं, एक बार बसोया सर पाकिस्तान के नजरिए से अगर हम देखें तो बिल्कुल चोट हिंदुस्तान ने उसकी आबरू पर किया है। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि हमने उनके एक भी सिविलियन को नहीं मारा, हमने सिर्फ उसे मारा है जो आतंक को वहां भी फैलाते हैं, यहां भी फैलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान परस्त हैं। अब पाकिस्तान भी हो सकता है कि रिटेलिएट करे, हम कितने तैयार हैं सर? पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट गो ऑल आउट जी। ये लिमिटेड रिटेलिएशन होगी। हो सकता है पुलवामा जैसा ही कोई दोबारा वो चांस देखे, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, लेकिन रिटेलिएशन तो जरूर होनी चाहिए। हमें बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। जो ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक सॉल्यूशन नहीं है। हमें पॉलिटिकल विल के साथ, हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें इंटरमिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन करना चाहिए। हमारे जो वहां J&K में पंडित लोग थे, हिंदू लोग थे, वो कहां हैं अब? वो नहीं है। दी बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है हमारी 370 है जी। हमारी इंटरमिक्सिंग ऑफ, जो श्रीलंका में क्या हुआ था, LTT के और वो सनाला के बीच में जो है इंटरमिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन नहीं था, इसलिए LTT ने जन्म लिया वहां पे जी। हमारी जब इंटरमिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन होगी तब ये कुछ हद तक प्रॉब्लम दूर होगी। और दूसरा, फ्री हैंड दिया जाए, जैसे बेन सिंह साहब ने पंजाब में गिल साहब को फ्री हैंड दिया था, ऐसे कुछ बातचीत हो रही है, कुछ प्रधानमंत्री साहब की तरफ से फ्री हैंड बोला गया। ये तो जो J&K में फोर्सेस डिप्लॉयड हैं वो बेहतर जानते हैं कि किस किस्म का कैसा फ्री हैंड उनको दिया गया है। बट फ्री हैंड बोलना ही बहुत बड़ी बात है। हम लोग बाग पत्थर मार रहे हैं हमारे फौजियों को, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम वी आर सिटिंग डक्स। हमें फ्री हैंड अभी भी, जब इनका बोलना फ्री हैंड है, लेकिन हमारे हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। कोई भी फौजी कहीं पर भी किसी सिविलियन कैजुअलिटी को कभी भी किसी भी तरीके से नहीं करना चाहेगा। वो चाहेगा कि सिविलियन बचें, जो मिलिटेंट है, जो उग्रवादी है, उसी को हम चोट पहुंचाए, उसी को हम नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, क्योंकि फ्री हैंड की जिसकी बात लगातार की जा रही, प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दिया और देखिए उसका नतीजा ये है कि हिंदुस्तान ने अपने उन 44 जवानों की शहादत का बदला लिया है। और रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन सर भी कुछ कहना चाह रहे थे सर आप। देखिए सुमन जी, मेरे को लगता है कि ये जो अटैक हुआ था उसके पश्चात में तीन फ्रंट के ऊपर हमें एक्शन करना था जी। सबसे पहला हमने कहा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हम लोगों ने, ईरान ने हमारा साथ दिया। आज अफगानिस्तान भी खुल के बोला कि वर्ल्ड टेररिज्म के ऊपर हिंदुस्तान का एक करारा जवाब है। इजराइल हमारे साथ था, USA हमारे साथ था, UK हमारे साथ था, फ्रांस हमारे साथ था, रशिया हमारे साथ था, अर्जेंटीना हमारे साथ था, और ऑस्ट्रेलिया खुल के हमारे साथ आ गया, और चाइना को भी जबरदस्ती आना पड़ा। रही बात आर्थिक मुद्दे के ऊपर, देखिए पाकिस्तान की आज हालत जो है ऐसी है कि इमरान खान ने कभी कसम खाया था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो फांसी लगा लूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। परंतु आज कटोरा लेकर के, चाहे वो IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक, चाहे सऊदी प्रिंस है, चाहे चाइना, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भीख नहीं मांगनी पड़ रही जी। इस देश की हालत बिल्कुल भीख मंगो वाली हो चुकी है। इनके पास 4 दिन का खाना या 4 महीने का खाना मुश्किल से बना हुआ है। अभी 20 मिलियन डॉलर जो प्रिंस देके गया है इनको, वो भी फ्री में नहीं देके गया। जो ग्वादर पोर्ट है उसके ऊपर एक रिफाइनरी बनने जा रही है। उस रिफाइनरी को पूरा सऊदी अरब का जो प्रिंस है ना, वो क्राउन प्रिंस, वो बड़े इंटेलिजेंट है, हुसैन साहब, उन्होंने बोला ये रिफाइनरी हम चलाएंगे, तो बिजनेस पकड़ लिया। चाइना भी नाराज हो रखा है थोड़ा सा कि बनाया तो पोर्ट हमने अपने हिसाब से था, रिफाइनरी दे दी उनको। खैर मैं मुद्दे पे आऊंगा अभी आपको। हमने इनको बोला आपका MFN हटा दिया। MFN हटाने से कुछ नहीं होना था, क्योंकि मुश्किल से 1.5 करोड़ का बिजनेस हम लोग आया, उनको निर्यात करते थे, आधे करोड़ का बिजनेस वो हमारे पास में, आधे बिलियन डॉलर्स का हमारे पास करता था। अब तीसरी बात उनके, हमने 200% का उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया कि इनके गुड्स ना आए। हमने टमाटर भेजने बंद कर दिए, वो रोए जा रहे टमाटरों के लिए भी। लेकिन जो मेन चीज हमने करी वो थी इंडस वाटर ट्रीटी। 3 नदियों का पानी हमने बंद करने की ठान ली, यानी 20% पानी जो हमारे हिस्से का था कानूनी रूप से, जिसके कारण पंजाब के अंदर इनके पाकिस्तानी पंजाब में फसलें होती हैं,
या वहां के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं, इनके बिजली बनती है, सारे के सारे ठप होंगे अगले आने वाले टाइम में। और ये प्रेशर हमने बना के रखना है क्योंकि हमारा हक है। और हम ऐसे भीखमंगों को और ऐसे गलत लोगों को जो हमारे देश के अंदर अटैक करते हैं, उनको हमें कोई किसी प्रकार की रियायत क्यों दें हम। इसके पश्चात आ गया मिलिट्री एक्शन। उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि मैंने सेना को खुला हाथ दे दिया है। उसके अंतर्गत अलगाववादियों से लेकर के जितने भी गलत लोग थे सबकी सुरक्षा हटा ली गई। आधे नजरबंद है, आधे जेल में है। मैं तो कहता हूं पूरे जेल में जाना चाहिए। अभी इलाज करना बाकी रह गया है। सर एक सवाल का और जवाब दीजिए मुझे, देशद्रोही नेताओं का। बात और बताइए मुझे कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 1 की बात कर ली जाए, उसके बाद सिलसिला बिल्कुल थमसा गया है। आपको लगता है कि ये जो पार्ट 2 हुआ, इसके बाद हमें रुकना नहीं चाहिए? एटलीस्ट हम घर के अंदर ऐसे लोगों को तुरंत, अभी जो माहौल बना हुआ है उसी माहौल को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं सुमन जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये टाइम है, ये महमूदा मुफ्ती, इसको बोलो या तो पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल ये है, उधर भाग जाकर के पीओके में अपने भाषण देना शुरू कर। या जितने भी नेता जो देश के खिलाफ बोलते हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश हित के साथ राजनीति करते हैं, या तो जेल में डालो या बाहर फेंक दो। और 370 तुरंत खत्म करो। 35A जो जिसके ऊपर हम लोग अभी इतने दिनों से आर्टिकल 35A की बात कर रहे हैं, खत्म करो। यह टाइम है, अब खुल के सामने आ जाओ। पाकिस्तान को भी बता दो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इन कायरों की बाजू में है। अब आने दो सामने। बहुत हो गया, बहुत शहादत दी इस आर्मी ने, बहुत शहादत कर चुके हैं सेना के भाई लोग, कितने लाशें गिने। अभी वॉर मेमोरियल में देखा आपने 26,000 लोगों का। ये मैं समझता हूं आज जो किया गया एक सच्ची श्रद्धांजलि थी हमारे उन वीरों के लिए। और दूसरा, आज सच्ची श्रद्धांजलि दे दी गई उन 40 से 44 हमारे सीआरपीएफ के जवानों के लिए, जिनको इन लोगों ने कायरतापूर्वक अटैक किया। किसी भी हालत में अभी हमें ये कम नहीं होने देना है। परंतु जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बोला और कर्नल साहब ने बोला, देश को चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये सांप है, ये रिएक्ट करेगा जी, गलत तरीके से करेगा, खुल के नहीं करेगा। आज अगर मैं आपको बताऊं सुमन जी, अभी भी जो न्यूज है, अभी की न्यूज, पूरी आर्मी ने बालाकोट को घेर लिया है और वहां पे सारे निशान मिटाए जा रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं अटैक हुआ ही नहीं। उधर से आपके ऑस्ट्रेलिया बोलता है अच्छा किया, चाइना भी बोल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, अफगानिस्तान की स्टेटमेंट आ गई और ये बेशरम बोलते हैं अटैक ही नहीं हुआ। तो इनको क्या कर लोगे आप? इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं एक सवाल बसोया सर से यहाँ पर लेना चाहता हूँ। जिस बात का आपने जिक्र किया उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां से जो निशान मिटाए जा रहे हैं इस पूरी घटना के, बसोया सर, वहां यह भी बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान लेकर जाना चाहता है उस स्पॉट पे जहां दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से एक्शन लिया। और वहां से जो आतंकवादी मारे गए हैं, उन आतंकवादियों की डेड बॉडीज को वहां से हटाया जा रहा है। जो भी ऐसे एलिमेंट्स वहां पर हैं या सबूत हैं जो ये बताते हैं कि वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही थी, उसको हटाने के बाद वो इंटरनेशनल मीडिया को उस स्पॉट पे लेके जाएगा पाकिस्तान। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली वाली सुमन जी, जो कैंप है सुमन जी, पिछली वाली जो हमें ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें भी उन्होंने कबूला नहीं था। वो हमेशा लास्ट तक बना करते रहे कि इंडिया ने कोई ऐसा कदम उठाया नहीं। इसके लिए भी करेगा। लेकिन हमारा मीडिया, माफ करना मैं नाम ले रहा हूं, और हमारे कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो हमसे ही प्रूफ मांगने लगे। भाई आर्मी आप लोगों की सिक्योरिटी कर रही है, मत पूछो कैसे कर रही है। वह हमसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? सबसे बुरा यह लगता है कि लोग बाग पूछते हैं कि सबूत क्या है। अभी कोई पूछेगा कि वो 1000 किलो का जो डाला है वो उसका वो आप तोल के बताओ कि क्या सबूत है, कितना तोला है जी। इस तरह के जो बेबुनियाद बेतुके जो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, हमारे जिनको इनका इल्म नहीं है उनको इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और मीडिया को भी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम और लिमिटेड हिसाब से बातचीत करनी चाहिए। ये बड़े ट्रिकी इश्यूज हैं। और जब हम बात करते हैं इस पे, आप लोग जब पूछते हैं कि अब आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, ये इस तरह के सवाल मैं समझता हूं कि मीडिया को नहीं पूछने चाहिए। कुछ चीजें जो है गुप्त रहनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक
कोई भी होने के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक आपने कैसे की इसके बारे में भी फौज कभी डिस्कस नहीं करती। लेसन्स लर्न होते हैं, फौज में आपस में घूमते हैं और अगली तैयारी किस हिसाब से होनी चाहिए उस पर बातचीत होती है। लेकिन हमारा मीडिया और हमारे राजनीतिज्ञ उस लेवल तक गिर जाते हैं अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए कि ऐसे ऐसे बेहुदा और बेतुके सवाल पूछते हैं, जिससे हमारी जो जिन आदमियों ने उसमें हिस्सा लिया है वो भी शर्मसार होते हैं और हमारी आर्मी भी शर्मसार होती है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट। नहीं, ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से 26/11 हमले के बाद भी मीडिया के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि इस तरह की घटनाओं की लाइव कवरेज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मीडिया ने भी इस तरह की घटना की कभी लाइव कवरेज नहीं की। आप सभी खास कुछ नेताओं ने सबूत मांगे, बिल्कुल, और आज उन्हीं नेताओं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने साफ आकर के कहा कि बहुत अच्छा एक कदम किया है, प्राउड मोमेंट है हिंदुस्तान के लिए। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जल्दी से कहिए, फिर वाइंड अप करता हूं। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो सबूत मिटा रहा है या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने मैसेज देना था हमने दे दिया है, बिल्कुल, हमने अपनी कार्रवाई कर ली है। अब हमारा फोकस होना चाहिए कि जो वो रिटेलिएट कर सकते हैं उसमें हम कैसे इंश्योर करें कि हमारे आदमी शहीद ना हो, हमारे सिविलियंस का नुकसान ना हो, हमारे खेती-बाड़ी उनका जो भी एक्शन प्लान हो उनको ध्वस्त हम कर दे। कुछ कह रहे सर आप? सुमन जी, मैं आपको बता दूं, अब मैं आपसे शेयर करता हूं, माई सन हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस ऑपरेशन। मुझे नहीं पता था किस तरह की टॉप सिक्योरिटी होती है, मुझे नहीं पता था। जब सुबह मुझे पता चला कि ग्वालियर से एयरक्राफ्ट उड़े हैं, माई सन वॉज पोस्टेड देयर, तब मुझे पता चला। इस तरह की हम अपने परिवार को भी नहीं बताते फौजी लोग, और मीडिया और नेता लोग जो है इसको इतना उछालते हैं। चलिए तो जनता टीवी के माध्यम से हम बता देते हैं कि सर इस वक्त हमारे साथ हैं एचके बसोया सर, और प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी कि इनके सुपुत्र भी उस एक ऑपरेशन में शरीक रहे। जिस ऑपरेशन की हम लगातार बात कर रहे हैं, इस ऑपरेशन में बसोया सर के बेटे रिटायर्ड कर्नल एचके बसोया सर के बेटे खुद मौजूद रहे, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारी तरफ से भी सैल्यूट है सर आपको, आपके फैमिली को, पूरे देश को, तमाम जवानों को जिन्होंने इस ऑपरेशन में एक अहम भूमिका। थैंक यू सुमन जी। लेकिन मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि जब मेरे बच्चे ने मेरे को भी नहीं बताया जी, तो सब ये नेता लोग और ये इन सब नेशनल सिक्योरिटी की बातों को हमें बाजार में, बीच बाजार में, मीडिया में इस तरह से हमें कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। नेशन इज फर्स्ट जी, दैट इज व्हाट आई, मतलब हर फौजी ये चाहता है, नेशन सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और है। बिल्कुल, राष्ट्र सबसे पहले, और आज पूरा हिंदुस्तान यही कह रहा है कि राष्ट्र सबसे पहले। जाते जाते एक बार सर को सुन लेते हैं। दिनेश नैन सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुमन जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं देशवासियों से भी और जितने हमारे राजनेता हैं उनसे भी कि युद्ध कभी ढोल पीट के नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। इसीलिए युद्ध की तैयारी एक देश के अंदर हमेशा जरूरी है, और उसके अंदर खासकर जो आपके सैनिक हैं उनका मनोबल, आपके सैन्य क्षमता, आपके सेना के जो हथियार हैं और जो आपकी जरूरत है, उसको इन राजनेताओं से प्रार्थना है उसको अहम जो इंपॉर्टेंस देते हुए आपका जो राष्ट्र रक्षा बजट है उसको मेहरबानी करके आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कम से कम दुगना या तिगना कर दीजिए, तभी इस भारतवर्ष को हम ठीक तरीके से इसकी इज्जत और सम्मान को सही मुकाम पे रख सकेंगे। जी नहीं सर, कोई भी डील होती है, इट बिकम्स ए मैसिव, पता नहीं क्या हो जाता है। आर्मी को या एयरफोर्स को या किसी को भी इक्विप करने की बात होती है, पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब कोई कहीं कुछ बात करता है, कोई कहीं कुछ बात करता है, नुक्ताचीनी शुरू हो जाती है। सुमन जी एक अपील और है सब लोगों, सब हिंदुस्तानियों के लिए, हमारा भी बच्चा है। थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश जैन सर, नैन सर जी। सुमन जी एक पॉइंट और, जब हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के रिएक्शन की जी, तो कई जगह पे ट्रुप मूवमेंट्स और ऐसी हरकतें होंगी। जो भी उस इलाके में रहने वाले हैं उनको ट्रुप मूवमेंट्स की फोटोग्राफ नहीं लेनी चाहिए और सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करना चाहिए कि उन्होंने कहां पे कोई गाड़ियों को जाते देखा, कॉन्वॉय को जाते देखा। इससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। बिल्कुल, आजकल ये हमारी भी गुजारिश है तमाम दर्शकों से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो जाती है, इस तरह की गतिविधि से खुद को बचाएं। अपने फौज की कोई भी मूवमेंट को आप इस तरीके से सार्वजनिक ना करें, और हम लोग भी इस तरह के चीजों को रोक रहे हैं जो हमारी फौज की मूवमेंट को बता रहा है कि फौज का मूवमेंट किस तरीके से और कहां। और आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से खुशी का वक्त है,
क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि हाउस द डेड सर। पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।